प्रीलिम्स के बारे में जाना था और आज की क्लास में हम खास तौर पे बात करेंगे अबाउट द मेंस। सो आज की हमारी पूरी की पूरी क्लास रहने वाली है कि यूपीएससी जो आपका सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, इसमें मेंस का क्या पैटर्न रहता है, मेंस के कितने एग्जाम्स होते हैं, राइट। जैसे हम कल डिस्कस करेंगे, टोटल हमारे पास 9 एग्जाम्स होते हैं, जिसमें लैंग्वेज के पेपर होते हैं, जिसमें ऐसे का पेपर होता है, जर्नल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं और साथ ही साथ 2 पेपर आपके पास ऑप्शनल के भी होते हैं। सो आज की क्लास में सबसे पहले तो हम पैटर्न को समझेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि अगर 2023 वाला जिसका रिजल्ट आ चुका है, अभी 24 वाले का तो रिजल्ट आना है ना, अभी तो मेंस खत्म हुआ है, इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल जो रिजल्ट है वो आपके पास आएगा, लिस्ट आएगी, फिर उसके बाद यूपीएससी एक्चुअली हमें बताता है कि किस कैटेगरी ने कितने नंबर्स पे मेंस को क्वालिफाई किया। लेकिन 2023 वाला हमारे पास ऑफिशियल डाटा है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि भाई 2023 में अगर कोई जर्नल कैटेगरी का पर्सन सिलेक्ट हुआ है तो उसके प्रीलिम्स के अंदर कम से कम कितने नंबर थे और मेंस के अंदर कम से कम उसको कितने नंबर लेने पड़े, आप बोल सकते हो। और टोटल जो मार्क्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग लिस्ट बनती है, उसमें से कम एक जर्नल पर्सन को कितने नंबर लेने पड़े 2023 के अंदर खुद को सिलेक्ट करवाने के लिए इन द यूपीएससी रिक्रूटमेंट, राइट। सो वन बाय वन उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। सो एग्जामिनेशन के पैटर्न को अगर आप देखोगे ना, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं, राइट। एक तो है पेपर ए, जो कि किसी भी इंडियन लैंग्वेज का हो सकता है, किसी भी इंडियन लैंग्वेज को आप सिलेक्ट कर सकते हो, खास तौर पे वो इंडियन लैंग्वेज जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है। याद करो, कुछ दिन पहले शायद मैंने 8th शेड्यूल के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि 8th शेड्यूल के अंदर ना प्रेजेंटली हमारे देश में 22 लैंग्वेजेस है। 22 लैंग्वेजेस आर मेंशन्ड अंडर 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन 22 लैंग्वेजेस में से जो भी आपको अच्छी लग रही है उसको आप पेपर ए लैंग्वेज, पेपर की लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। सेकंड वाला तो आपके पास कंपलसरी हो गया। कंपलसरी कैसे हो गया? क्योंकि इंग्लिश ही आपको रखनी पड़ेगी। 300 नंबर का ही लैंग्वेज ए का पेपर आता है, जो आप सिलेक्ट करोगे 22 लैंग्वेजेस में से कौन सी लैंग्वेज में आपने पेपर देना है, और 300 नंबर का ही आपके पास आता है इंग्लिश का पेपर। और इसको ध्यान रखना, 300 नंबर में से कम दोनों पेपर्स में 300 नंबर में से कम आपको 25% मार्क्स लेने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए। जैसे मान लो मैंने जब भी एग्जाम दिया है तो मैंने जो पेपर ए की लैंग्वेज है वो मैंने रखी है पंजाबी। सो अगर मैं पंजाबी का एग्जाम यहाँ पे दे रहा हूं, 300 मार्क्स का है, तो 300 में से मुझे पंजाबी में से कितने नंबर लेने पड़ेंगे? 25%। 300 का 25% मतलब 300 का 25% मतलब 75 मार्क्स। तो मतलब मुझे कम से कम 75 मार्क्स लेने पड़ेंगे लैंग्वेज ए में और 75 ही मार्क्स लेने पड़ेंगे लैंग्वेज बी के अंदर। अगर दोनों के अंदर मेरे 25-25% मार्क्स आ गए ना, तो मतलब मैंने क्वालिफाइंग पेपर्स को क्वालिफाई कर लिया। सबसे पहले ये पेपर चेक होते हैं मेंस के। जैसे वो प्रीलिम्स में हमने डिस्कस किया था ना कि पहले सीसेट का पेपर डिस्कस आपका चेक होगा, उसमें अगर 33% मार्क्स आपके आ गए तो फिर आपका जर्नल स्टडीज का पेपर चेक होगा। वो 33% क्वालिफाइंग थे, यहाँ पे इसमें भी 25%, इसमें भी 25%, दोनों में 25-25% आ गए तो आपका पेपर चेक होंगे, बाकी बचे हुए अदरवाइज चेक ही नहीं होंगे। सो मतलब लैंग्वेज को हल्के में नहीं लेना है। लेकिन लैंग्वेज का होता आसान है, क्योंकि यहाँ पे ना 10th स्टैंडर्ड तक का सिलेबस जो है वो पूछा जाता है। जैसे आपने प्रेसी राइटिंग के बारे में सुना होगा, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल ये लैंग्वेज ए है जो कि मैं 22 लैंग्वेजेस में से कोई एक सिलेक्ट करूंगा, वहां पे ट्रांसलेशन वाला आपने सुना होगा। मान लो मैंने पंजाबी यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, या हिंदी मैंने सिलेक्ट कर ली, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। वो जो छोटा मोटा ग्रामेटिकल पोर्शन होता है। अच्छा, एक इसमें छोटा सा एसे भी लिखने के लिए आता है। लैंग्वेज पेपर ए में भी एक छोटा सा एसे होता है लिखने के लिए, 300 शब्दों का या 600 शब्दों का आप बोल सकते हो। लैंग्वेज पेपर बी दैट इज इंग्लिश, उसमें भी एक छोटा सा एसे लिखने को आता है आपको, और एक एसे का अलग से भी पेपर होता है।
सो यहाँ पे दो आपके पास सबसे पहले लैंग्वेज के पेपर रहने वाले हैं। अगर इन दोनों को आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपके पास ये हैं वो पेपर्स जिनके मार्क्स आपकी मेरिट में काउंट होते हैं। इसमें ध्यान से देखो, आपके पास पेपर 1 किस चीज का हो रहा है? एसे का। पेपर 1 किस चीज का है? एसे का। एसे का जो पेपर है ये कितने मार्क्स का रहता है? 250 मार्क्स का। ऐसे वाले पेपर में पता क्या होता है? सेक्शन ए होता है एंड सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए के अंदर ना आपके पास 4 टॉपिक्स दिए जाएंगे। उन चारों में से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपने 1000 to 1200 वर्ड्स में ऐसे लिखना है। सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर 4 टॉपिक्स होंगे, चारों में से किसी एक के ऊपर आपने 1000 to 1200 का एक ऐसे लिखना है। ऐसे ही सेक्शन बी के अंदर भी आपके पास 4 टॉपिक होंगे, चारों में से किसी एक के ऊपर आपने 1000 to 1200 वर्ड्स में एक ऐसे लिखना है। जो पहला ऐसे आप लिखोगे वो भी 125 मार्क्स का रहेगा, दूसरा ऐसे भी आपका 125 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 250। दो ही ऐसे लिखने हैं और टाइम आपको कितना दिया जाता है? 3 घंटे। 3 घंटे का टाइम रहता है यहाँ पे। 3 घंटे में 1000 से 1200 शब्दों में 2 ऐसे लिखने होते हैं। सेक्शन ए से एक लिखना है, सेक्शन बी से दूसरा लिखना है। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बोलो कि सेक्शन ए में से 2 लिख देता हूं, सेक्शन बी में से कोई भी नहीं लिखता। नहीं, सेक्शन ए में से एक, सेक्शन बी में से एक, 4 में से एक लिखना है। सो मेरे अकॉर्डिंग इट इज क्वाइट इजी। अगर आपने मेंस की अच्छी प्रिपरेशन की है, 1 साल रज के पढ़ाई की है, तो आप इजीली इन एसेस को लिख पाओगे। बड़े सिंपल सिंपल टॉपिक्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार ना एक फिलोसफिकल ऐसे का टॉपिक दिया गया था सेक्शन ए के अंदर, जहां पे लिखा गया था कि जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस इज नॉट द डेस्टिनेशन, हैप्पीनेस इज द पाथ। मतलब हम हैप्पीनेस ढूंढते हैं कि हैप्पीनेस को ढूंढना है, बट एक्चुअली हैप्पीनेस इज द पाथ, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो। वो बोलते हैं ना कि प्रेजेंट में रहो, फ्यूचर की मत सोचो, दैट काइंड ऑफ थिंग। ऐसे फिलोसफिकल ऐसे भी आते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसे ऐसे भी आते हैं जहां पे देश की सिक्योरिटी के ऊपर पूछ लिया जाता है, टेररिज्म के ऊपर पूछ लिया जाता है। ऐसे पेपर के लिए अलग से आपको कोई सिलेबस नहीं पढ़ना होता। सिलेबस वही सारी चीजें जो आप जर्नल स्टडीज में पढ़ते हो ना, उसी का इस्तेमाल यहाँ पे आप ऐसे लिखने के लिए कर लोगे। ऐसे पेपर में अगर कुछ अलग से करना होता है तो वो होती है ऐसे लिखने की प्रैक्टिस। और ऐसे लिखने की बेस्ट प्रैक्टिस अगर मैं आपको बताऊं क्या होती है, तो हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर के अंदर आपने वो एडिटोरियल वाला पेज देखा होगा, आज जाके न्यूज़पेपर खोल के देखना, एडिटोरियल वाला पेज होता है उसमें आपके पास, जहां पे बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे होते हैं। आप बोल सकते हो एक पेज के ऊपर 4 या 5 ही आर्टिकल्स होते हैं बड़े बड़े। उन आर्टिकल्स को रोज पढ़ा करो। वो एक तरीके का ऐसे है। वो जो ऑथर है अपने आर्टिकल को स्टार्ट कैसे कर रहा है, जैसे कोई भी टॉपिक होगा, मान लो रेप्स इन इंडिया, इसके ऊपर वो बंदा कुछ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, उसने अपना वो ऐसे स्टार्ट कैसे किया, फिर कैसे वो स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को कवर करते हुए और प्रॉपरली फ्लो में आगे की तरफ बढ़ता है, और एट द एंड जाके कैसे उसको कंक्लूड कर रहा है। वो स्किल है, उसको रट्टा नहीं लगाया जा सकता। वो स्किल है जो प्रैक्टिस से ही डेवलप होता है। सो मेरा हमेशा आपके लिए सजेशन रहेगा कि आज के दिन से ही न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर, देन दिस इज द राइट टाइम। न्यूज़पेपर आपको आज से लेके जिंदगी रहने तक पढ़ना है, जब तक एटलीस्ट आप सर्विस में हो, क्योंकि न्यूज़पेपर के बिना आपकी सर्विस चल ही नहीं सकती, क्योंकि आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, राइट। बाकी जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपको और अच्छे से इस चीज के बारे में बताया जाएगा कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है। सो दिस इज द फर्स्ट पेपर जिसके नंबर काउंट होंगे मेरिट में। दूसरा पेपर जो आपके पास है दैट इज जर्नल स्टडीज पेपर 1। जैसे वो ऐसे पेपर हो गया ना, ये आपके पास आ गया सेकंड पेपर जिसका नाम क्या है? जर्नल स्टडीज पेपर 1। इसका सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, बस इसके सब्जेक्ट्स देख लो। इसमें इंडियन हेरिटेज एंड इंडियन कल्चर के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्टली इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपके पास 20 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपके पास कितने क्वेश्चंस होते हैं?
20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें क्या है 10 क्वेश्चन आपके पास रहते हैं 10-10 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चन आपके पास रहते हैं 15-15 मार्क्स। पहले 10 क्वेश्चन होते हैं 10-10 मार्क्स के, और लास्ट वाले 11 से 20 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो 15-15 मार्क्स के होते हैं। जो 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपने लिखना होता है 150 वर्ड्स के अंदर। जो 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसको लिखना है 150 वर्ड्स के अंदर, और जो 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, जो 11 से लेके 20 तक क्वेश्चंस होंगे, उनको आपने लिखना है 250 वर्ड्स के अंदर। सो 15 मार्कर क्वेश्चन को 250 शब्दों में उसका आंसर लिखना होता है, और 10 मार्कर क्वेश्चन का आंसर आपने 150 वर्ड्स में लिखना होता है। टोटल आपके पास कितना हो गया 250, राइट। और इसके मार्क्स भी आपके मेरिट में काउंट होंगे। तीसरा जो आपके पास पेपर है दैट इज जर्नल स्टडीज पेपर 2। जर्नल स्टडीज पेपर 2 में ध्यान से देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देन इंडियन गवर्नेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन पॉलिटी एंड पॉलिटिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, सोशल जस्टिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दीज आर द सब्जेक्ट्स जो आपको जर्नल स्टडीज पेपर 2 के अंदर देखने को मिलते हैं। इसमें भी सेम पैटर्न है, पहले 10 क्वेश्चन 10-10 मार्क्स के होंगे, और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपने 150 वर्ड्स में लिखना है, सेम वही वाला पैटर्न। 11 से लेके 20 तक जो क्वेश्चंस होंगे वो 15-15 मार्क्स के होंगे, और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपने 250 वर्ड्स में लिखना है। और इन सब्जेक्ट से वो टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और टोटल मार्क्स आपके पास कितने होंगे 250। टोटल मार्क्स कितने होंगे 250। देन उसके बाद आपके पास आता है फोर्थ पेपर दैट इज जर्नल स्टडीज थर्ड। जर्नल स्टडीज थर्ड में आपके पास टेक्नोलॉजी के ऊपर, रिसेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब इंडियन इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन आता है, बायोडाइवर्सिटी जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट होता है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, देन सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी जो खासतौर पे कौन देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, है ना। हमारे बॉर्डर्स की सिक्योरिटी, जैसे बीएसएफ के बारे में आपने सुना होगा, है ना, तिब्बतन फोर्सेस के बारे में आपने सुना होगा, जो इंडो तिब्बतन फोर्सेस आपको देखने को मिलती हैं। सो ये सारी चीजें क्या है, ये सिक्योरिटी का मुद्दा है। इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जैसे टेररिज्म वगैरह हो गया, उसके ऊपर भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। और एक आपके पास है डिजास्टर मैनेजमेंट। जैसे इस बार का अगर आप पेपर उठा के देखोगे, वहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट में अपने आप ही समझ जाओ किस चीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया होगा, कि क्लाइमेट की वजह से रेनफॉल बढ़ता जा रहा है जी, फ्लड्स बढ़ते जा रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, कैसे मैनेज करोगे। सो पिछले 1 से 1.5 साल में ना जो डिजास्टर आपके देश के अंदर आया होता है उसके ऊपर क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं। बड़ा सिंपल है। इस बार आपको पता है लैंडस्लाइड्स वाला बड़ा चला है ना, केरला वाला बहुत फेमस हुआ था, लैंडस्लाइड्स वाला बहुत नुकसान हुआ आप बोल सकते हो। और ये कोई पहली बार नहीं है कि हमारे देश में लैंडस्लाइड हो रही है, हर साल कई बार हमारे देश में कई जगहों पे लैंडस्लाइड्स होती हैं। हर साल हमारे देश में अलग अलग स्टेट्स में फ्लड्स आते हैं, जैसे प्रेजेंटली बिहार के अंदर चल रहे हैं, कुछ टाइम पहले असम के अंदर चल रहे थे, उससे कुछ टाइम पहले केरला के अंदर चल रहे थे। ये ऑल ओवर इंडिया ये प्रॉब्लम है। जैसे आपने सुना होगा कि बंगाल की सौरो बोला जाता है दामोदर नदी को, क्योंकि दामोदर नदी हर साल बंगाल के अंदर फ्लड लेके आती है। देन ब्रह्मपुत्रा को बोलते हैं सौरो ऑफ असम, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा नदी असम में हर साल फ्लड लेके आती है। देन कोसी नदी को बोलते हैं सौरो ऑफ बिहार, क्योंकि हर साल वो बिहार में फ्लड लेके आती है, आप बोल सकते हो। सो मतलब ये जो डिजास्टर्स आते हैं इनकी मैनेजमेंट कैसे हो, डिजास्टर मैनेजमेंट अलग से एक आपका सब्जेक्ट है जिसको आप यहाँ पे कवर करोगे। और इसका भी वही सेम पैटर्न रहेगा, पहले 10 क्वेश्चन 10-10 मार्क के 150 वर्ड्स, एंड दूसरे 10 क्वेश्चन 15-15 मार्क्स के 250 वर्ड्स, और टोटल मार्क्स आपके पास हो गए 250 हर एक जर्नल स्टडीज का पेपर। या फिर आप बोल सकते हो कि जो आपके क्वालिफाइंग पेपर्स हैं उनको छोड़ के बाकी सारे पेपर 250-250 मार्क्स के हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है आपका जर्नल स्टडीज पेपर 4।
जर्नल स्टडीज पेपर 4 का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, कई बार ये हर साल वेरी भी हो जाता है। इसमें क्या होता है, आपके पास एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटेग्रिटी के ऊपर पूछे जाते हैं, एप्टीट्यूड के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ तो यहाँ पे जैसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं, फॉर एग्जांपल एक अच्छे सिविल सर्वेंट के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए, प्रोबिटी क्या होता है, इंटेग्रिटी क्या होता है, इसके मेजर फीचर्स क्या हैं। और एक इसमें क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली हर साल ही आते हैं, एक ना केस स्टडी दी होती है, लंबा सा प्रॉब्लम आपको लिख के दिया गया होगा कि यहाँ पे ये देखा गया, ये देखा गया, ये देखा गया, नीचे क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपने ऊपर वाली केस स्टडी के अकॉर्डिंग लिखना है। आपको प्रॉब्लम बताई जाएगी कि मान लो कि आप किसी जगह पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अपॉइंट किए जाते हो, एसपी अपॉइंट किए जाते हो, और उस जिले के अंदर क्या है, चाइल्ड मैरिज, खासतौर पे गर्ल चाइल्ड मैरिज बहुत प्रचलित है। और आपके पास इस तरीके से रिपोर्ट आती है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट इतना डाटा बता रही है, और वहां के लोग सोशल लेवल पे चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट कर रहे हैं, और आपको एक रीसेंट इंसिडेंट के बारे में पता चलता है कि वहां पे चाइल्ड मैरिज हो रही है, तो आप वहां पे पहुंचते हो, आप किस तरीके से सिचुएशन को मैनेज करोगे। अब वहां पे जब आप आंसर्स लिखोगे ना, तो आपको एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड योर एप्टीट्यूड, इन तीनों चीजों को दिमाग में रखते हुए आंसर्स लिखना है। आप ऐसा कोई एक्शन नहीं ले सकते हो जो समाज के एथिक्स के अगेंस्ट हो, क्योंकि एथिक्स का मतलब क्या होता है, वो कुछ वैल्यूज जिसको समाज मान्यता देता है, दोज आर एथिक्स, जो समाज को अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं। एक ऑफिसर अपने इंडिविजुअल बिलीव्स को फुलफिल करने के लिए समाज के एथिक्स को ठेस नहीं पहुंचा सकता है, मोस्टली यही कोशिश की जाती है। आप समाज के अगेंस्ट नहीं जाओगे, यू आर पब्लिक सर्वेंट, योर पर्पस और ड्यूटी इज टू सर्व द पब्लिक फॉर देयर वेलफेयर, ना कि उनको तंग करना या करप्शन करना। ये सारी चीजें आपकी ड्यूटी नहीं, आप बोल सकते हो। सो ऐसी सारी चीजों को यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये पेपर भी आपका 250 मार्क्स का रहता है। सो ध्यान से देखो, 250 250 500 ये हो गए, 500 ये हो गए, कितने हो गए 1000, कितने हो गए 1250। सो 1250 मार्क्स आपके पास इन 5 पेपर में से निकल के आ जाते हैं। 4 तो जर्नल स्टडीज के पेपर है, एक ऐसे का पेपर है। सो 1250 मार्क्स आपके यहाँ पे हो गए। 500 मार्क्स आपको कहां से मिलेंगे, आपके ऑप्शनल से। ऑप्शनल का पेपर 1 होगा, ऑप्शनल का पेपर 2 होगा। आप कभी भी ऑप्शनल का सिलेबस निकाल के देखोगे ना, आज जाके निकाल के देखना, प्रेजेंटली कुछ सोचा है कि क्या ऑप्शनल रखना है, बताओ जरा मुझे। सोशियोलॉजी सोचा है, हाँ जी, नहीं सोचा। क्या आपका बैकग्राउंड क्या है ग्रेजुएशन का, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग है। आज जाके चेक करना कि उसमें आपका सब्जेक्ट है कि नहीं, या फिर आपका इंटरेस्ट है इसको आगे कंटिन्यू करने में, नहीं है ना, वो कल वाली बात होगी जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। मोस्टली ऐसा होता है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है शर्म वाली या समथिंग लाइक दैट, सबका ही ये होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। आपका एग्रीकल्चर किया आपने, बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी, अच्छा आपने बॉटनी में की है ग्रेजुएशन और मास्टर्स भी, ग्रेजुएशन किए इन बॉटनी, लेकिन अभी आप एग्रीकल्चर को कंटिन्यू करना चाहते हो। बॉटनी भी आई थिंक सब्जेक्ट वहां पे आपको मिल जाएगा ऑप्शनल के अंदर, अगर आप बॉटनी करना चाहो। एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो एग्रीकल्चर भी आप कर सकते हो, क्योंकि एग्रीकल्चर आई थिंक वन अमंग द फील्ड्स ऑफ बॉटनी, कहीं ना कहीं आप ये भी बोल सकते हो, बॉटनी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बॉटनी रिलेशन इज देयर। उसका सिलेबस देखना आज जाके, आपको क्या देखने को मिलेगा, पेपर 1 का सिलेबस। पेपर 1 के अंदर 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। पेपर 2 ऑप्शनल का सिलेबस, उसमें भी 2 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। 4 सेक्शंस होते हैं, पहले पेपर में 2 सेक्शंस, दूसरे पेपर में 2 सेक्शंस, और हर एक सेक्शन में जो टॉपिक्स लिखे गए हैं ना, उसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पे ध्यान से देखो, 250 मार्क्स का पहला पेपर है और उसके 2 सेक्शंस हैं, तो सेक्शन ए 125 मार्क्स, सेक्शन बी 125 मार्क्स। दूसरा पेपर, उसमें भी 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए 125 मार्क्स, सेक्शन बी 125 मार्क्स। तो मतलब 4 सेक्शंस हैं टोटल 2 पेपर्स में, और चारों के चारों सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट।
समझ रहे हो? सेक्शन वाइज क्वेश्चन आते हैं कि सेक्शन ए के इस सिलेबस से ये 125 मार्क्स के क्वेश्चन है, सेक्शन बी के इस सिलेबस से ये 125 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो बड़ा सोच समझ के, मैंने कल भी आपको सुजेस्ट किया था कि ये पहले 1 महीने में सोच समझ लो। आपने जैसे आप सोच रहे हो कि मैंने चेंज करना है, तो चेंज करना तो बड़ा सोच समझ के करना। ऐसा कोई सब्जेक्ट उठाना जो आपको समझ आए और जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर नहीं पता चल पा रहा है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है, तो 1 महीना पढ़ के देख लो उस सब्जेक्ट को, थोड़ा सा आपको अपने आप समझ आ जाएगी। और एग्रीकल्चर को भी पढ़ के देख लेना। बॉटनी के दौरान जो थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर पढ़ा था, उसको सोच के मत मतलब एग्रीकल्चर वाली फील्ड में जाना। एक बार एग्रीकल्चर का सिलेबस अलग से भी देख लेना, ठीक है? वैसे तो आपको मेरे से ज्यादा पता होगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट है वो, लेकिन स्टिल एक बार सिलेबस चेक करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर चेक करने हैं। बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक किए आप अपना ऑप्शनल सिलेक्ट नहीं करोगे। बिना ये चेक किए कि आपके ऑप्शनल के नोट्स या बुक्स इजीली आपको मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी, आप ऑप्शनल सिलेक्ट नहीं करोगे। बिना ये चेक किए कि अगर उस ऑप्शनल पेपर की आपको कोचिंग लेनी पड़ती है, वो कोचिंग आपको आसपास मिल जाएगी या नहीं मिलेगी, ये बिना चेक किए आप ऑप्शनल जो है उसको सिलेक्ट नहीं करोगे। अगर आपको लगता है कि मैं खुद से पढ़ के कर सकता हूं, देन दैट इज गुड। अगर आपको लगता है कि मुझे कोचिंग की जरूरत पड़ सकती है, तो फिर पहले देख लो कोचिंग मिलेंगे। जैसे कल परसों मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी, उन्होंने मैनेजमेंट के अंदर अपनी मास्टर्स की हुई है। सो वो मैनेजमेंट वन अमंग द सब्जेक्ट्स है, अगर आप देखोगे ऑप्शनल के अंदर, तो वो लेने की सोच रहे थे। लेकिन वो बोल रहे कि मैं बड़े टाइम से ढूंढ रही हूँ कि सर मुझे कहीं पे कोई कोचिंग फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है मैनेजमेंट की, और वो होती भी नहीं है मोस्टली। तो मैंने तो उनको फिर यही सुजेस्ट किया था कि भाई देखो, अगर आपको आसपास कोचिंग नहीं मिल पा रही है मैनेजमेंट की, नोट्स वगैरह आप ढूंढ लोगे। तो वो बोलते कि मेरी मास्टर्स है, मैं ढूंढ लूंगी सर लाइब्रेरी वगैरह से, सारे नोट्स मेरे पास कुछ तो हैं, कुछ मैं ढूंढ लूंगी, और मुझे अच्छी खासी समझ भी है क्योंकि मास्टर्स की हुई है। तो मैंने उनको यही सुजेस्ट किया था, खुद से पढ़ लो, फिर कोचिंग ढूंढने के चक्कर में टाइम मत वेस्ट करो। क्योंकि मैनेजमेंट या फिर कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनकी ना कोचिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है, कहीं कोई करवाता है आप बोल सकते हो। और कई ऐसे टीचर्स भी होते हैं जो कोचिंग करवा रहे हैं ऑप्शनल की, बट वो ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। तो वो मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं, कोई बेंगलुरु में बैठा हुआ है, तो वहां जाके कोचिंग करना तो पॉसिबल नहीं होता है, आप बोल सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे 2 पेपर होंगे 250-250 मार्क्स के। तो टोटल आपके पास कितने हो गए पेपर? 5 वो हो गए, है ना, और 2 ये हो गए। कितने हो गए? 7 पेपर हो गए। 2 पहले वाले थे आपके पास, कितने हो गए? 9 पेपर हो गए। वो पहले 2 वाले जो पेपर थे लैंग्वेज वाले, उसको तो यहाँ पे काउंट नहीं करना, उनको छोड़ के अदरवाइज आपके पास कितने मार्क्स बने? 1750, 1750। इसके अलावा आपके पास पर्सनैलिटी टेस्ट भी तो होता है। और अगर आप पर्सनैलिटी टेस्ट का देखोगे, पर्सनैलिटी टेस्ट के टोटल कितने मार्क्स आपके पास लगते हैं? 275। 275 में अगर आप देखोगे ना, तो जो टॉपर्स होते हैं, जिनको आप टॉप 10 या टॉप 20 में देखते हो, उनके मार्क्स मोस्टली 190 से 210 के बीच में रहते हैं। 210 तक कॉमनली, कोई अगर बहुत ही एक्सेप्शनल केस है तो हो सकता है 210 से ज्यादा मार्क्स मिल गए हों, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मली 190 से 210 के बीच में मार्क्स जो है वो दिए जाते हैं, जो बहुत अच्छा कैंडिडेट है उसको। और अगर आप बोलो कि लोअर टू लोअर कैंडिडेट, तो ऐसे कैंडिडेट भी पड़े हुए हैं जिनको 140 मार्क्स या 130 मार्क्स भी मिले। सो ये 275 नंबर जो पर्सनैलिटी टेस्ट के हैं, पीटी के हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनको मिला के टोटल कितना बन गया? 2025। 2025 के यूपीएससी में 2025 में से आपने मार्क्स लेने हैं। सो 2025 में से आपके कितने नंबर आएंगे मेंस में, वो डिसाइड करेंगे, मेंस प्लस पीटी में से वो डिसाइड करेंगे कि आप फाइनल लिस्ट में आओगे कि नहीं। मेंस के 1750 में से और 275 आपके आ जाते हैं दूसरे वाले। सो मतलब 2025 में से कितने मार्क्स आप लेते हो फाइनली, वो डिसाइड करेगा कि आप इस बार के यूपीएससी रिक्रूटमेंट में रेकमेंड होते हो कि नहीं होते हो। एज सिंपल एज दैट। सो इस चीज को आपने दिमाग में रखना है, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ आया यहां तक?
बाकी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वही है कि जो लैंग्वेज के आपके पास पेपर है, लैंग्वेज ए का पेपर, लैंग्वेज बी दैट इज इंग्लिश का पेपर, दोनों में से आपको 25-25% के जो मार्क्स हैं, 300 में से 75, 300 में से 75 मार्क्स लेने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि आपके बाकी जर्नल स्टडीज के पेपर एंड ऑप्शनल के पेपर चेक हो। अगर ये 25-25% मार्क्स ना आए तो आपका पेपर चेक ही नहीं होगा, काम वहीं पे खत्म हो जाएगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो। अब चलते हैं, रीसेंट जो आपके पास रिजल्ट आया है वो आया है 2023 का। 24 वाला तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ एग्जाम का प्रोसेस। 2023 के अंदर ध्यान से देखो, जो कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है उनको कम से कम, ये कम से कम वाले हैं, कम से कम कितने मार्क्स लेने पड़े पेपर क्वालिफाई करने के लिए। ये यूपीएससी की ऑफिशियल जो उस टाइम पे नोटिस आया था उसका कटआउट है। ध्यान से देखो, in the civil services examination 2023 the minimum qualifying standard or marks secured by last recommended candidate in various categories at various stages are as under। तो मतलब जर्नल कैटेगरी में जो सबसे लास्ट रैंक वाला बंदा होगा उसके कितने मार्क्स थे, वही कट आउट हो गया ना आपका, वही तो कट ऑफ होगी आपकी, क्योंकि उससे बाकी सारे ऊपर वाले होंगे आप बोल सकते हो। एससी में जो कम से कम नंबर वाला बंदा सिलेक्ट हुआ है उसके मार्क्स कितने थे, तो ध्यान से देखो जर्नल के देखना, जो बंदा जर्नल कैटेगरी से इस पेपर को क्वालिफाई कर पाया 2023 के अंदर, उसके जर्नल मेंस में, जीएस मेंस में कितने उसके नंबर आए, 741। 1750 में से कितने नंबर आए, 741, और टोटल उसके कितने मार्क्स हैं, 953। तो मतलब 741 ये हो गए, और कुछ मार्क्स उसके जुड़े होंगे कहां से, पर्सनैलिटी टेस्ट से। टोटल कितना हो गया फाइनल आपका, 953। तो मतलब अगर जर्नल कैटेगरी में लास्ट टू लास्ट कैंडिडेट जो रेकमेंड हुआ है उसने 2025 में से, टोटल मार्क्स कितने थे, 2025 मेंस प्लस इंटरव्यू, उसमें से कितने मार्क्स लिए हैं, 953। और अगर तुम ध्यान से देखोगे ये 50% भी नहीं है, 50% से कम है, समझ रहे हो। और ना यहाँ पे जो कुछ कैंडिडेट्स रेकमेंड होते हैं उनके मार्क्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कहीं कहीं पे तो पॉइंट्स का ही डिफरेंस होता है, आप बोल सकते हो, समझ रहे हो। उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस है, मतलब जर्नल कैटेगरी का पर्सन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आता है, उसके लिए कितना है, 923 मेंस प्लस पर्सनैलिटी टेस्ट। ओबीसी है तो उसके लिए कितना है, 919, 919 नंबर, कोई ज्यादा गैप नहीं है अगर तुम ध्यान से देखो। अगर एससी कैटेगरी का पर्सन जो लास्ट टू लास्ट सिलेक्ट हुआ है, आप बोल सकते हो उसके कितने मार्क्स रहे हैं, 890, 890। देन एससी एसटी कैटेगरी का कितना है, 891। और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी 1 2 3 5, ये अलग अलग कैटेगरीज होती हैं फॉर फिजिकली हैंडीकैप, जो आपके पास डिसेबल्ड जो पर्सन आपके पास होते हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग मार्क्स रहते हैं, क्योंकि अलग अलग लेवल होता है डिसेबिलिटी का, आप बोल सकते हो, सो अकॉर्डिंगली कैटेगरी बनती है। मोस्ट कॉमनली आप सारे लोग इसमें लाई कर रहे होंगे, कोई ओबीसी में होगा, ईडब्ल्यूएस में होगा, जर्नल में होगा, एससी में होगा, एसटी में होगा। तो दिस इज द लिस्ट 2023 का मोस्ट रिसेंट रिजल्ट कि कितने मार्क्स लेने पड़े होंगे क्वालिफाई करने के लिए। सो मतलब अगर तुम, ये 50% से कम है, अगर तुम ना 50 से 55% मार्क्स लेते हो ना इस पेपर में, आप टॉपर्स में हो। यहाँ पे अगर आप टॉपर्स के मार्क्स चेक करोगे ना, वो 1000 समथिंग या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1100 समथिंग ऐसा कुछ रहता है। तो मतलब क्या, जो टॉपर है वो भी अराउंड 50 to 55% इतने मार्क्स लेता है। तो यहाँ पे जो गैप है टॉपर के मार्क्स में और लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स में, कोई बहुत ज्यादा 500 नंबर का गैप नहीं है, कुछ 150-200 नंबर का मैक्सिमम गैप आपको देखने को मिलेगा, समझ रहे हो। तो चाहे कोई लास्ट कैंडिडेट है या टॉपर है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर आप ये भी देख लेना कि एक ने रैंक 1 लिया, एक ने रैंक 10 लिया, एक ने रैंक 15 लिया, उनके मार्क्स में भी गैप कुछ कुछ नंबर्स का होता है, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो कंपटीशन अच्छा खासा होता है, लेकिन अगर आप पढ़ते हो ना अच्छे से, एक साल पूरी मेहनत करते हो, आप नंबर ले लोगे ये वाले, ट्रस्ट में। बस अपना जो वो जो रॉनेस है ना उसको जाने मत देना,
वो जो रॉनेस आपकी है ना, जो वो जो आपका माइंडफुलनेस है, वो जो फ्रेश माइंड है, वो जो फ्रेश आइडियाज हैं, उसको कभी लॉस्ट मत करना। अगर वो आपके मेंस के अंदर आप लिखते हो ना उन आइडियाज को, तो उसके ऊपर नंबर मिलते हैं आपको। सो ज्यादा कुछ मेंस को ऐसा भी जादू मंत्र वाली कोई चीज नहीं समझ लेनी है। मेंस इज जस्ट लाइक जैसे आप आज तक एग्जाम्स लिखते आए हो, बस हाँ थोड़ा सा आपने सोच समझ के चीजों को, क्या पूछा गया वही लिखना है। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं चलेगा जैसे ग्रेजुएशन में हम करते थे, मान लो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कुछ भी लिख के आ रहे हैं, कोई ना नंबर मिल ही जाएंगे। और सामने वाला एग्जामिनर भी ऐसा होता था कि नंबर तो चलो बच्चे ने लिखा है यार दे देते हैं नंबर, होता तो यहाँ पे भी ऐसा है, मोस्टली रेकमेंड किया जाता है और ऐसा होता भी है। आप कभी फील करके देखना जब मेंस दोगे, कभी भी कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना होता। ध्यान से देखो ना, एक तो आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, लाइन लगा दी कि मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूं। मान लो मैं एग्जामिनर हूं, आपका पेपर चेक कर रहा हूं, मैं आपको कोई नंबर दे सकता हूं? आंसर इज नो। मान लो आपको क्वेश्चन का आंसर आता ही नहीं था, आसपास का थोड़ा बहुत कुछ पता था, आपने वो लिख दिया, कम से कम आपने देखो जो पूछा था वो तो नहीं लिखा, लेकिन आसपास का कुछ लिखा है, मुझे लगेगा यार इतना बच्चे ने लिखा है, चलो एक नंबर तो दे देता हूँ, 10 में से एक ही दे दूं। और यहाँ पे ना अगर 20 क्वेश्चन में एक एक नंबर ऐसे गेन करते जाओगे तो 20 नंबर बन जाते हैं। और हमेशा कोशिश करनी है कि बाकियों से मैं आधा नंबर कैसे ज्यादा ले सकूं। जैसे फॉर एग्जांपल हैंड राइटिंग अच्छी रखो। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट मेरे साथ कई बार डिबेट में भी चले जाते हैं हम क्लास के अंदर कि सर हमने टॉपर्स की आंसर कॉपी देखी थी, उसकी हैंड राइटिंग तो ठीक ठाक थी, तो क्या इज इट नेसेसरी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करे? भाई मुझे एक बात बताओ, हो सकता है किसी की हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, सामने वाले एग्जामिनर को इससे दिक्कत नहीं है, तो वो उसका पेपर जैसे तैसे पढ़ेगा, उसको नंबर दे देगा। एक होता है कि उसकी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, उसने बहुत अच्छा लिखा है लेकिन हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, और सामने वाले एग्जामिनर को हैंड राइटिंग से तकलीफ है, तो वो उसको नंबर नहीं देगा। कभी ऐसा होगा कि बहुत अच्छी हैंड राइटिंग है, सामने वाला बंदा बोले इतनी अच्छी हैंड राइटिंग क्यों है, नंबर काटो इसके? इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट। तो हैंडराइटिंग अच्छे होने से नंबर कटेगा नहीं, एक्स्ट्रा मिल सकता है, लेकिन हैंडराइटिंग गंदे होने से देयर आर चांसेस कि नंबर कट सकता है। सो अगर आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है, उसको आप सुधार सकते हो। आपके पास पूरा 1 साल है मेंस लिखने में, अभी सितंबर अभी निकला है, आप बोल सकते हो अगले सितंबर में आपका मेंस होगा। हर दिन ना जिसकी हैंडराइटिंग लगती है आपको कि खराब है, हर दिन एक पेज लिखा करो और थोड़ा सोच के लिखा करो कि मैंने हैंडराइटिंग अच्छी करके लिखनी है, साफ साफ हैंडराइटिंग में इस पेज को कवर करना है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो अगर हर दिन प्रैक्टिस करोगे ना, हाथ वहीं पे टिक जाएगा और स्पीड भी बन जाएगी। शुरू शुरू में टाइम लगेगा, लेटर ऑन स्पीड भी बन जाएगी, बिकॉज दैट मैटर्स। आप कंपटीशन में हो, ग्रेजुएशन में मास्टर्स में आप कंपटीशन में नहीं थे, यहाँ पे आप कंपीट कर रहे हो। सो अगर आप किसी की हैंडराइटिंग आपसे बहुत अच्छी है, कोई साथ में बहुत साफ सुथरा डायग्राम बना रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपसे ज्यादा नंबर गेन करेगा ही करेगा। आपने कंपीट करना है, जब कंपीट करना है फिर कोई कमी नहीं छोड़ सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया सिलेबस। सबसे पहले लैंग्वेज पेपर का सिलेबस देख लेते हैं। जैसे हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसका जब 300 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें किस किस चीजों के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? कॉम्प्रीहेंशन दिया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें वो फिल इन द ब्लैंक्स होती है, वो सारी चीजें होती है ना, सिनोनियम्स एंटोनियम्स वो भी होते हैं, वैसे वाला इंग्लिश का कॉम्प्रीहेंशन। देन उसके बाद आपके पास प्रेसी राइटिंग होती है कि एक आपके पास अच्छा खासा दिया गया है, उसमें समराइज करना है, प्रेसी लिखनी है। देन यूजेज एंड वोकेबुलरी, वोकेबुलरी के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, कई बार टेंसेस के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन शॉर्ट ऐसे भी आपने लिखना होता है, कई बार 300 शब्दों का ऐसे पूछा जाता है, कई बार 600 शब्दों का भी पूछा जाता है। एक छोटा सा टॉपिक होता है, उसके ऊपर आपने ऐसे लिखना है। वहां पे भी आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, 4 में से किसी एक के ऊपर एक छोटा ऐसे लिख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज का। अब वहां पे लैंग्वेज क्या यूज कर रहे हो ना, दैट मैटर्स। सेंटेंस मेकिंग कैसे कर रहे हो, दैट मैटर्स, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है। जो दूसरा ऐसे वाला पेपर है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं देखी जाती है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाला हिंदी में लिखेगा, इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश में लिखेगा, तो वो लैंग्वेज का पेपर तो नहीं है, वो ऐसे का पेपर है। वहां पे आपने लिखा क्या है वो देखा जाएगा, यहाँ पे आपकी लैंग्वेज की पकड़ कितनी है वो देखा जाएगा। उसी तरीके से आपके पास
पेपर ए जो होता है जिसमें आप कोई भी इंडियन लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे, मान लो हिंदी की आपने या पंजाबी की, उसमें से भी एक कॉम्प्रीहेंशन आपके पास आएगा, सेम प्रेस की राइटिंग आपके पास आएगी, ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे, एक शॉर्ट ऐसे लिखना होगा और ट्रांसलेशन के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। ऐसा भी हो सकता है इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ एक पैराग्राफ हो, उसको आपने उस इंडियन लैंग्वेज में जो आपने सिलेक्ट किया उसमें ट्रांसलेट करना है, या फिर इंडियन लैंग्वेज टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब दिस इज द सिलेबस मेंस का फॉर लैंग्वेज पेपर, जिसमें से आपने 300 में से कम 75 मार्क्स लेने हैं, कम से कम 25 मार्क्स, 25% मार्क्स। देन आपके पास आ गया यूपीएससी एसए का सिलेबस। ये वो है जो यूपीएससी ने आपको नोटिफिकेशन में लिख के दिया है। क्या लिखा है ध्यान से देखो, कैंडिडेट्स मे बी रिक्वायर्ड टू राइट एसेज ऑन मल्टीपल टॉपिक्स। सेक्शन ए 4 टॉपिक्स, एक ऐसे लिखना है, सेक्शन बी 4 टॉपिक्स, एक ऐसे आपने लिखना है, ये पैटर्न रहता है। दे विल बी एक्सपेक्टेड टू कीप क्लोजली टू द सब्जेक्ट of the essay to arrange their ideas in orderly fashion and to write concisely. Credit will be given for the effective and exact expression. बहुत अच्छे से आपने उस टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखना है, एग्जैक्ट उसी टॉपिक के ऊपर लिखना है और प्रॉपरली एक्सप्लेन करके लिखना है। जितना आप टॉपिक तक सीमित रहोगे नंबर उतने ज्यादा मिलने के चांसेस हैं। ऑफ द ट्रैक जाओगे नंबर नहीं मिल पाएंगे। वर्ड लिमिट अगर 1000 से 1200 शब्द बोली गई है सो 1000 to 1200 वर्ड्स ही होनी चाहिए। अब उसमें क्या होता है, बड़ा सिंपल है, एक पेज के ऊपर मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर कोई बंदा वर्ड्स लिखेगा ना तो 150 वर्ड्स आते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। वैसे अगर कोई खुला खुला लिखता है तो एक पेज के ऊपर 100 शब्द ही आ पाते हैं, 100 वर्ड्स आ पाते हैं। सो वैसे काउंट कर लेना होता है कि 5 पेज आगे पीछे हो गए 1000 वर्ड। इतना ऐसे लिखना है आपने एक, जैसे वो बड़े क्वेश्चंस नहीं लिखते होते थे हम ग्रेजुएशन में, पता नहीं अभी तो आते हैं कि नहीं आते हैं, हमारे टाइम पे तो 20-20 नंबर पे बड़े क्वेश्चंस आते थे जिसके लिए हमें 10 पेज भरने पड़ते थे। लिखते लिखते चीज खत्म हो जाती थी, बस उसको एक्सटेंड करके अगर पेज नहीं भरे तो नंबर नहीं मिलेंगे। यहाँ पे वर्ड लिमिट है, तो यहाँ पे एज सच कोई टॉपिक्स नहीं बताए हैं कि इसके ऊपर ऐसे आएगा, टॉपिक कोई भी हो सकता है, लेकिन वो कोई भी टॉपिक जो होगा आपकी जर्नल स्टडीज में कवर हो जाएगा। सो वही चीज हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो हमारे पास आ गया जर्नल स्टडीज पेपर 1। जर्नल स्टडीज पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं इसको देख लो। इंडियन हेरिटेज है, कल्चर है इंडिया का, देन हिस्ट्री है इंडिया की, हिस्ट्री में खास तौर पे मॉडर्न वाली हिस्ट्री कवर होती है मेंस के अंदर, ज्योग्राफी है इंडिया की एंड वर्ल्ड की, और साथ ही साथ सोसाइटी है आपके पास। सो इन सब चीजों के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जर्नल स्टडीज पेपर 1 में। सिलेबस देखो ये डिटेल्ड सिलेबस है, ध्यान से देखना। पहला, इंडियन कल्चर will cover the salient aspects of art forms, literature, architectural from the ancient to modern times। वो पढ़ते हैं ना ancient history, Indus Valley civilization, वहां से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक, आज तक जो डिफरेंट आर्ट कल्चर की फॉर्म्स हैं, म्यूजिक, डांसेस, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे इस बार ना क्वेश्चन पूछा गया, चोलास का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है साउथ इंडिया के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर। चोलास का एक एम्पायर है, अगर आपने सुना हो कभी। ऐसे ही पल्लवास ऑफ कांची जो कि साउथ इंडिया में आपको अगेन देखने को मिलेंगे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के अंदर। सिंपल क्वेश्चन कि उस डायनेस्टी ने, उस परिवार ने क्या कुछ बनवाया, कौन से मंदिर बनवाए, कौन सा पेंटिंग स्टाइल उनके टाइम पे स्टार्ट हुआ। ये ना बड़ा बेसिक है और बड़ा बेसिक सोर्स से ही कवर हो जाता है। 11th क्लास की ना आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी उठा के देखना, 11th क्लास की, उसमें ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाता है ये वाला आर्ट एंड कल्चर वाला। सो ये आसान है, बहुत आसान है। इसमें से 2 क्वेश्चंस आते हैं, कई बार 3 क्वेश्चंस भी आते हैं कंप्लीटली आर्ट के ऊपर। यहां से आपसे कोई नहीं पूछने वाला, जैसे इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऋग्वेदिक सोसाइटी से जब आप लेटर वैदिक सोसाइटी में जाते हो तो उसमें क्या क्या इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस हुए हैं। अब इकोनॉमिक चेंजेस, सोशल चेंजेस मतलब क्या है, सोशल प्रैक्टिसेस कैसे चेंज हुई,
एंड इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस कैसे चेंज हुई। अब ये जो सारी आपकी प्रैक्टिसेस होती है ये किस में आती हैं, आपके कल्चर में। व्हाट इज कल्चर? द वे ऑफ लिविंग। ऋग्वैदिक सोसाइटी में वे ऑफ लिविंग क्या था, लेटर वैदिक सोसाइटी में वे ऑफ लिविंग क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बड़ा सिंपल है, आप बोल सकते हो। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, आप फील करोगे जब इसको पढ़ोगे। नंबर 2, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो अगर आप गौर करो, पहले वाले में हिस्ट्री की बात नहीं की, उन्होंने आर्ट एंड कल्चर की बात की है सिर्फ। जो एंशियंट हिस्ट्री तुम पढ़ते हो ना, ये महाजनपद हो गए जी, ये कुशानाज हो गए, उनके एम्पायर के बारे में नहीं पूछेंगे, उनका आर्ट एंड कल्चर में क्या कंट्रीब्यूशन है उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। और सारे पुराने पेपर उठा के देख लो, आपको समझ आ जाएगी। यूपीएससी अपने सिलेबस से बाहर नहीं जाता। और वो कुशाना वगैरह के बारे में, महाजनपद के बारे में पढ़ना क्यों है, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछते हैं उसके ऊपर। वहां पे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं प्रीलिम्स में, वो मेंस में आते हैं सारे के सारे। फिर उसके बाद मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज एंड इश्यूज। मिड ऑफ द 18th सेंचुरी मतलब 1757, प्लासी का युद्ध सुने, प्लासी का युद्ध, जहां से बोला जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हमारे देश के अंदर स्टार्ट हुआ। तो वो प्लासी के युद्ध से लेके आज तक जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, इसमें खास तौर पे क्या, जैसे इस बार क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, तो गांधी की मूवमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट, वो भारत छोड़ो आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, आपने सुनी होगी, छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्सनैलिटीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान से देखो, अगर मान लो कि इस साल जैसे आपके पास बहुत सारी इंडियन पर्सनैलिटीज हैं, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो या गांधी हो आपके पास, या फिर बाल गंगाधर तिलक हो, विवेकानंद हो, उनके कोई 100 साल पूरे हो रहे हैं, किसी के 125 साल पूरे हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो रहा है तो उनके बारे में पढ़ लेना चाहिए, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे समाज में, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। फिर द फ्रीडम स्ट्रगल, इसमें खास तौर पे आजादी संग्राम की बात की जा रही है कि उस दौरान हमने क्या कुछ किया, क्या क्या मूवमेंट्स हुई, कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए, खास तौर पे उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आजादी के बाद हमारे देश में किस तरीके से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हुई है, पूरा अगर पढ़ोगे, कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, कैसे देश को मजबूत किया गया, कैसे हमारे देश को छोटे छोटे भागों में, मतलब छोटी छोटी स्टेट्स में समय समय पर डिवाइड किया गया, क्या प्रॉब्लम्स उस टाइम पे आ रही थी। जैसे अगर आपको पता हो, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश में अनाज की बड़ी कमी थी, और फिर अगर आपको याद हो तो ये शास्त्री ही थे हमारे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे, जब हमारे देश में 1966-67 के अंदर आपका एमएसपी पहली बार लॉन्च किया जाता है फॉर व्हीट, और हमारे यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आता है। उससे पहले क्या था, हम यूएसए के ऊपर काफी डिपेंडेंट थे, अनाज वहां से मंगवाते थे, आप बोल सकते हो बहुत प्रॉब्लम्स थी, एग्रीकल्चर के बुरे हालात थे, इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी थी, वो 5 ईयर प्लान्स हम लेके आए, हालांकि वो आप इकोनॉमी में भी पढ़ोगे तो वो सारी चीजें यहाँ पे क्या हुई है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन उसके बाद हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन आता है, और इस बार 2 क्वेश्चन है जो वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर पूछे गए हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में मोटा मोटा है क्या वो समझो, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 एंड कोल्ड वॉर, दीज आर द मेजर एरियाज। एक है आपका जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दीज आर द मेजर एरियाज जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, बोल सकते हो। हिस्ट्री का है, स्टैटिक है, कुछ भी डायनामिक नहीं है, पढ़ा है तो आंसर लिख दोगे, नहीं पढ़ा है तो नहीं लिख पाओगे, एज सिंपल एज दैट। फिर उसके बाद सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, याद करो एनसीईआरटी के अंदर 6th क्लास की एनसीईआरटी टॉक्स अबाउट डाइवर्सिटी ओनली, दैट इज व्हाई उस दिन क्लास में बोला था ना कि 6th क्लास की एनसीईआरटी में जो डाइवर्सिटी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प करेगा कहां पे, मेंस में। तो जो पॉलिटी वाली एनसीईआरटी है ना, खास तौर पे ये आपको मेंस में हेल्प करती है, खास तौर पे मेंस में हेल्प करती है।
डाइवर्सिटी क्या होता है, इंडियन सोसाइटी कैसी है, सोसाइटी के क्या फीचर्स हैं, क्या इवल्स हैं इंडियन सोसाइटी की, क्या अच्छी बातें हैं, क्या वैल्यूज हैं। तो सोसाइटी, तो जिन लोगों के पास ये सब्जेक्ट होता है सोशियोलॉजी, तो वो कहीं ना कहीं बेसिक बेसिक सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन दिस इज अबाउट द इंडियन सोसाइटी, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या एलिमेंट्स हैं। देन रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, poverty and developmental issues, urbanization, their problems and their remedies। इसको ना ध्यान से देखना, सिलेबस को पहले 2 महीनों के लिए मेरे से एक सुजेशन ले जाओ, पहले 2 महीने के लिए रोज 20 मिनट लगा के पूरा सिलेबस रीड करना है। रोज याद मत करना, याद करने की जरूरत नहीं है, जितना बोल रहा हूं उतना करो, रोज जाके पूरा सिलेबस रीड कर दो। चाहे जैसे तुम साथ में रहते हो एक साथ, अगर साथ में रहते हो, एक बोले दूसरे को सुना, आज मैं तुझे सुनाता हूं, आज कुछ नहीं करना, जस्ट रीड इट आउट। रोज रीड करोगे ना 2 महीने के लिए, अपने आप तुम्हारे दिमाग में सिलेबस बैठ जाएगा। इसका फायदा क्या होगा, मान लो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वहां पे इंडियन अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स के ऊपर एक आर्टिकल आ गया, तुम्हारे दिमाग में क्लिक करेगा, यार हमारे सिलेबस में इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो ये आर्टिकल क्या बोल रहा है, पढ़ लें इसको, तो पढ़ लो। न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये तुम्हें कौन बताता है, सिलेबस। इसलिए बोल रहा हूं कि 2 महीने लगातार रोज रीड करो, याद मत करो, रीड करो, याद अपने आप हो जाएगा, ट्रस्ट में। फिर उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। ग्लोबलाइजेशन समझते हो, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड, इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड। जब वर्ल्ड की कंट्रीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाती हैं, उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। हमारे यहाँ पे तो बहुत कुछ हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अगर आप वुमेन के केस में देखो, ग्लोबलाइजेशन का नतीजा ये हुआ कि हमारी वुमेन आज एम्पावर्ड है, हमारी वुमेन आज पढ़ रही है, आप बोल सकते हो बिजनेस वुमेन बन रही है, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रही है, डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट आवाज उठा रही है। जो हमारे देश में बहुत बड़ा एक मुद्दा था कि तलाक नहीं लेना है, वो आज बहुत कॉमन हो गया है। उसका कारण क्या है, वेस्टर्न समाज में ये सब बहुत कॉमन है। अगर आप तंग हो, यू हैव सोल्यूशन, दैट इज डिवोर्स। ये हमारे सोसाइटी में कहां से आया है, बाहर की कंट्री से। आज जो हम वेस्टर्न कपड़े पहन के बैठे हैं चारों के चारों, और ऑनलाइन भी बैठे होंगे सारे के सारे, उसको भी अगर आप देखोगे तो उसमें क्या है, दिस इज वेस्टर्न सोसाइटी का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। नहीं तो गांधी के टाइम में धोतियां पहनते थे, आज अलग आपको सिस्टम देखने को मिलता है। तो क्या इंपैक्ट हुआ है सोसाइटी पे। देन सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेकुलरिज्म के ऊपर देखो 8th क्लास की एनसीईआरटी में बड़ा चैप्टर दिया हुआ है। कम्युनलिज्म मतलब कम्युनिटी के बेसिस के ऊपर, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे देश में करते हैं। रीजनलिज्म जैसे रीजनल मूवमेंट्स चलती हैं, ये भी एनसीईआरटी में है, रीजनल मूवमेंट्स के बारे में, जैसे खालिस्तान की मूवमेंट चली, बोडोलैंड की मूवमेंट चलती है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं। देन उसके बाद सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी आ गया, वर्ल्ड की जो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल फीचर्स, और जो इवेंट्स हो रहे हैं मेजर मेजर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिनन्स, जैसे वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, ये सब चीजें। और बीच में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, है ना, नेचुरल गैस हो गया, मिनरल्स हो गया। इंडिया में, साउथ एशिया में, वर्ल्ड में कहाँ पे क्या मिलता है आपको थोड़ा पता होना चाहिए, कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रीज मिलती हैं आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज द बेसिक सिलेबस ऑफ GS 1, जिसमें सोसाइटी कवर हुई, फ्रीडम स्ट्रगल कवर हुई, इंडियन आर्ट एंड कल्चर कवर हुआ, एंड ज्योग्राफी कवर हुई। समझ रहे हो, इट इज इंपॉर्टेंट। देन हमारे पास है जर्नल स्टडीज पेपर 2। जर्नल स्टडीज पेपर 2 में देखो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, गवर्नेंस है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है, सोशल जस्टिस है, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है। सो गवर्नेंस एक सब्जेक्ट हो गया एक तरीके से, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन दूसरा सब्जेक्ट हो गया, सोशल जस्टिस एक तीसरा टॉपिक है अलग से, और इंटरनेशनल रिलेशन एक अलग से टॉपिक है। इन चारों फील्ड में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस देखो, सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या, हिस्टोरिकल अंडरपाइनिंग्स,
एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, बेसिक स्ट्रक्चर। अब ध्यान से देखो, यहां पे लिखा अमेंडमेंट। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि 106 अमेंडमेंट की गई जी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें वुमेन को 33% रिजर्वेशन दी गई इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लोकसभा, इसका क्या बेनिफिट होगा और उसके क्या चैलेंजेस होंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, क्योंकि अमेंडमेंट्स मेंशन किया गया है सिलेबस के अंदर। सो कोई रिसेंट अमेंडमेंट हो रही है, आपको पता होना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स हैं, ये तो स्टैटिक पोर्शन है, आपको पता होना चाहिए, बोल सकते हो, ये सब क्लासेस में पढ़ते हो। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के क्या फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, स्टेट सरकार के क्या फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अगेन ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में कवर होता है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर बताया था ना, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि अलग अलग यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर डिवाइड करना। जैसे फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर की पावर है लॉ बनाना, इंप्लीमेंट करना उनकी पावर नहीं है। एग्जीक्यूटिव की पावर है इंप्लीमेंट करना, लॉ बनाना उनकी पावर नहीं है। और जुडिशरी का मतलब है जस्टिस प्रोवाइडर। तो ये पावर डिवाइडेड होती है ना, एक तो होता है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया। एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब केंद्र सरकार के जो 3 यूनिट हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उसमें पावर डिवाइड होना। स्टेट सरकार में भी सेम डिवीजन होता है, उसके ऊपर पूछा जा सकता है। अगेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है अगर आप देखोगे। फिर उसके बाद कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद दैट ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। जैसे इस बार ना हमारे रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन पे फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो आए थे एज अ चीफ गेस्ट। सो फ्रांस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट, क्वेश्चन पूछा जा सकता था, समझ रहे हो। तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। क्योंकि हम बोलते हैं कि हमने फंडामेंटल राइट्स का आइडिया यूएसए से लिया है, तो करो कंपेयर एंड कंट्रास्ट। तो थोड़ा सा आपको वो भी पता होना चाहिए इस वाले टॉपिक के अंदर, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सभी के साथ नहीं करना होता, गिने चुने हैं, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, यूएस हो गया, राइट, ये कुछ गिने चुने आपके पास है, जर्मनी हो गया, कुछ गिने चुने हैं, ज्यादा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 2-4 ही। देन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब लॉ बनाने वाले, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। अब उसके बारे में क्या स्ट्रक्चर क्या है, उस दिन बताया था, बाई कैमरल, यूनिकैमरल स्ट्रक्चर ही है वो, और क्या है। देन फंक्शंस क्या है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, काम कैसे करते हैं, स्पीकर, चेयरमैन, क्या सिस्टम होता है। देन पावर्स एंड प्रिविलेजेस क्या है, क्या पावर है, कितनी पावर रखते हैं और क्या इनको खास सुविधाएं मिलती हैं, इश्यूज क्या खड़े हो रहे हैं, खास तौर पे क्वेश्चन इश्यूज पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो पार्लियामेंट के अंदर मेंबर्स की अटेंडेंस बहुत कम है, पार्लियामेंट में कोई बिल पास करने से पहले डिस्कशंस बहुत कम होती है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि इसका क्या इंप्लीकेशन होगा, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इसके क्या चैलेंजेस होंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। ऐसे जब पेपर में आपके न्यूज़पेपर के अंदर ऐसा कोई टॉपिक आता है कि पार्लियामेंट डिले कर रहा है बिल को, इसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे, उसको पढ़ लेना होता है, विद दैट इज मेंशन्ड अंडर योर सिलेबस। देन उसके बाद स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, बोथ स्टेट लेवल पे एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, हाई कोर्ट एंड चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स एंड ऑल, ये सारे एग्जीक्यूटिव वाले, वैसे ही सेंट्रल लेवल पे आप बोल सकते हो, उनके क्या फंक्शंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। देन सेलिएंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा आपके पास एक पॉइंट बना के दिया हुआ है एज इट इज सिलेबस के अंदर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के बारे में याद रखो, 50 एंड 51 दो आपके पास है। इसका मेजर काम क्या था, हमारे देश में इलेक्शंस करवाना, हमारे देश में इलेक्शंस करवाना, इलेक्शंस के लिए क्या बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो डिसाइड करना। आज भी हमारे यहाँ पे इन्हीं एक्ट्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, इनके बारे में आप पढ़ोगे, इट इज क्लियरली मेंशन्ड अंडर योर सिलेबस। सो आपको इसको कवर करना है, सिलेबस में जो लिखा है ना आपने कवर करना है, आप कुछ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो लिखा हुआ है उसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, बस उसका थोड़ा डायनेमिक देख लेना होता है कि न्यूज में क्या चल रहा है। देन अपॉइंटमेंट टू द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, जैसे हमारे पास होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया,
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग जिसको बोल देते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप बोल सकते हो, ये सब क्या है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स है। इन सब के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये भी क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। तो उसके क्या इश्यूज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की, उसके बारे में आप पढ़ोगे। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कोई ऐसी बॉडी जिसको किसी एक्ट के तहत बनाया गया हो, आप बोल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ना सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में सुना होगा। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक एक्ट के तहत बनाया गया, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, आरटीआई एक्ट 2005। तो वो जो सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन है वो क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी। एक वो उस दिन कर रहे थे फसाई करके, FSSAI करके आपके पास फसाई करके एक बॉडी है, वो 2006 के अंदर एक्ट पास हुआ था, उसके तहत बनाई गई थी, जिसका काम क्या है हमारे देश में जितना भी पैकेज्ड फूड होता है उसको वेरीफाई करना, एक तरीके से स्टैंडर्ड्स सेट करना, इंश्योर करना। तो कभी भी अगर आप कोई भी पैकेज्ड फूड देखोगे उसके पीछे फसाई लिखा होता है, मोहर लगी होती है, आप बोल सकते हो कि वेरीफाइड है उनके द्वारा। सो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हर एक के बारे में तो नहीं पढ़ सकते आप, जो न्यूज में आ जाए उसके बारे में पढ़ लेना होता है। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट, आप बोल सकते हो सरकार क्या पॉलिसीज लेके आती है, क्या स्कीम्स लेके आ रही है, क्या कर रही है सरकार। देन डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। इसमें क्या आता है एनजीओस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये सब आप पढ़ोगे। ये सारी चीजें है क्या, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर इनकी प्रॉब्लम्स के बारे में न्यूज़पेपर में कुछ आ रहा है तो उसको आपने जरूर देख लेना है कि भाई ये चीज है क्या। इन चीजों को दिमाग में रखना और रोज सिलेबस को रीड करना, फिर तुम्हें समझ आएगा तुम्हारा कितना हो गया, कितना बचा है। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे फिर तुम्हें समझ आएगा कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया है। ये करके देखना आज घर पे जाके, GS1 का सिलेबस ओपन करना, GS1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओपन करना, क्वेश्चन पेपर, और कंपेयर करना ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये कहाँ से है, करके देखना, फिर तुम्हें समझ आएगा कितना इंपॉर्टेंट है सिलेबस को फॉलो करना। देन वेलफेयर स्कीम्स एंड वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, जैसे बुजुर्ग हो गए, वुमेन होगी, SC हो गए, ST हो गए, उनके लिए सरकार क्या कर रही है। देन issues relating to development and management of social sector services, जैसे एजुकेशन की सर्विस होगी, ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है वेल एजुकेटेड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ योर नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ योर स्किल, दैट इज द ह्यूमन रिसोर्स। वो कैसे होगा, एजुकेशन से, अच्छे न्यूट्रिशन से, अच्छी हेल्थ सर्विस से। अगर बच्चे के अंदर न्यूट्रिशन की कमी है, 10 तरह की उसकी बीमारियां चल रही हैं, तो नॉलेज उसकी एनहांस होगी, स्किल एनहांस होगा, आंसर इज नो। तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है। तो दूसरा वही आ गया, इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर। हमारे देश में पॉवर्टी हंगर के लिए सरकार क्या कर रही है, क्या स्कीम्स लेके आई है सरकार, सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और उसके बाद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब है शासन, सरकार कैसे रूल करती है, दैट इज गवर्नेंस। अच्छा रूल क्या होगा, बुरा रूल क्या होगा, क्या क्या चीजें, कौन कौन से एलिमेंट्स शासन को बेहतर बनाते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स शासन को बद से बदतर बनाते हैं। ई गवर्नेंस क्या है, जैसे आजकल सरकार ई गवर्नेंस करती है, मतलब सरकार जो शासन कर रही है वो ऑनलाइन माध्यम से कर रही है। कैसे, सरकार स्कीम लॉन्च करती है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, पेंशन्स ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है ना आजकल, दैट इज ई गवर्नेंस। उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ई गवर्नेंस बोल तो देते हैं, लेकिन हमारे देश में सिर्फ 34% जनता है जिनके पास आप बोल सकते हो मोबाइल फोन्स का एक्सेस या इंटरनेट का एक्सेस है खास तौर पे। बाकी जनता का कैसे चलेगा सिस्टम, तो वो इश्यूज वगैरह। देन रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो सिविल सर्विसेज में, इसका डेमोक्रेसी में क्या रोल है, समझ रहे हो। एज अ पब्लिक सर्वेंट आप क्या रोल प्ले कर सकते हो, डेमोक्रेसी को कैसे एनहांस कर सकते हो, एनरिच कर सकते हो। फिर आपके पास आ जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के कुछ टॉपिक्स, जो लास्ट आपके 4 टॉपिक्स हैं GS2 में। उसमें देखो इंडिया के नेबरहुड के साथ रिलेशन,
अब हमारे आसपास कौन बैठा है? पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार, चाइना, जितने भी हमारे आसपास कंट्रीज बैठे हैं उनके साथ क्या रिलेशन है? कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो क्वेश्चन पूछ लेंगे उसी टाइम। Then bilateral, regional and global groupings and agreements involving India or affecting India's interest. कोई भी ऐसा ग्रुप, जैसे आपने शायद सुना हो क्वाड के बारे में, QUAD, क्वाड इज क्वाड्रिलेटरल अलायंस, सिक्योरिटी अलायंस आप बोल सकते हो, जिसमें 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अब जैसे यूएन की मीटिंग्स आपने सुनी होगी, न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो, यूएन की जनरल असेंबली की मीटिंग्स चल रही है, वहां पे भी इंडिया है। सो कोई भी ऐसी ग्रुपिंग, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसमें इंडिया है या फिर वो ग्रुपिंग इंडिया को अफेक्ट कर सकती है, उन दोनों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। जो भी बाकी डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज है, मान लो फॉर एग्जांपल यूएसए, फॉर एग्जांपल चाइना, उनका इंडिया के साथ कैसा रिलेशन है और उनकी पॉलिसीज की वजह से इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। और इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा मतलब जो इंडियन लोग इंडिया से उठ के यूएसए में बैठे हैं, वो क्या है? इंडियन डायस्पोरा इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए की पॉलिसीज का वहां पे बैठे हुए इंडियंस के ऊपर क्या इंपैक्ट है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन उसके बाद लास्ट है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, फॉरा, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट्स, जैसे यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, समझ रहे हो? देन एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स के बारे में आपने सुना होगा। ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस आपको देखने को मिल रही हैं ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, उनका स्ट्रक्चर क्या है, क्या उनका ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है, क्या फंक्शंस हैं, वो सारी चीजें, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। सो यहां तक इसको हम डिस्कस करते हैं, दैट इज जनरल स्टडीज पेपर 2 तक। सो आज की क्लास में हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने पैटर्न देखा एग्जाम का, कितने मार्क्स का कहां से आता है, फिर क्या कम से कम मार्क्स पिछले बार के पेपर में बच्चों को लेने पड़े क्वालिफाई करने के लिए, लास्ट रैंक लेने के लिए भी आप बोल सकते हो। अच्छा रैंक लेना है तो ऑटोमेटिकली अच्छे नंबर लेने पड़ेंगे, 50 to 55%, सीधा दिमाग में रखो हमेशा। तो कभी भी टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करोगे ना, तो मान लो 10 नंबर का आपको क्वेश्चन दिया गया, अगर टीचर आपको 5 या 6 नंबर दे रहा है, इट मीन्स तुम ठीक लिख रहे हो। अगर टीचर तुम्हें 2 नंबर दे रहा है, 3 नंबर दे रहा है, इट मीन्स तुम्हें बहुत सुधार करने की जरूरत है, समझ रहे हो? और 7-8 नंबर, 10 में से 7-8 नंबर वाला सिस्टम तो यहाँ पे है ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा 6 मिल जाएंगे, बहुत अच्छा है 6.5 मिल जाएंगे, 7 मिल जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। वो 8-9 नंबर वाला फुल बटा फुल वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। 55% तक मैक्सिमम अगर आपके नंबर जाते हैं तो, समझ रहे हो? सो कल की क्लास में हम लोग, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 जो है उसको डिस्कस करेंगे। साथ में हम थोड़ा सा ऑप्शनल का डिस्कशन करेंगे कि ऑप्शनल चूज करते समय कौन कौन सी बातों को आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप बोल सकते हो। उससे पहले सिलेबस को पढ़ के आना, नेक्स्ट क्लास से पहले ना, आज से जाके वो जो 2 महीने वाली प्रैक्टिस आपको बताई है उसको स्टार्ट कर दो। कुछ नहीं करना, कोई टेंशन नहीं लेनी, कुछ याद नहीं करना, जस्ट रीड इट आउट। ठीक है, तो यहां तक करते हैं, डन? ठीक है फिर, ऑल गुड। ठीक है बेटा, ऑनलाइन तविशा, नीरज, संदीप, संध्या, ऑल गुड।